हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है। मैं डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जीआई साइंसेज कानपुर मेडिकल सेंटर केएनपी कानपुर से। आज हम बात करेंगे कॉमन डिजीज के बारे में जिसका नाम पीलिया है। पीलिया भी कई तरीके के होते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है रुकावटी पीलिया, या जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को समझने के लिए हमें ये समझना है कि पीलिया बनता कहाँ है। हमारा जो पित्त है लिवर में बनता है, और लिवर के जो डक्ट्यूल्स होते हैं वो फिर एक बड़ी नली पे आ जाते हैं, राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जब वो दोनों जुड़ जाते हैं तो उसे कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट से जुड़ जाता है तो उसके बाद के भाग को कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, और वो कॉमन बाइल डक्ट नीचे आके एम्पुला में आके आंतों में खुलता है, एम्पुला के थ्रू दूसरी भाग ऑफ डिओडनम में। तो ये हमारी पित्त की बनने की प्रक्रिया लिवर से चालू होते होते डक्ट से होते हुए आंतों में आती है, और कुछ जब आंतों में पचाने में पित्त मदद करता है, और फिर वो कुछ एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के जरिए वापस भी जाता है, और ऐसी साइकिल चलती रहती है। तो हम पहले देखेंगे कि क्या कारण होते हैं इस रुकावटों के। अगर नंबर 1 कारण देखा जाए यहाँ पे इंडिया में, तो वो है सीबीडी स्टोन, यानी जिसे साइंस की भाषा में कोलिडोकोलिथियासिस कहते हैं। सीबीडी में जब भी पत्थर होता है तो वो एक रुकावट है। दूसरे कारण होते हैं, कभी कभी कीड़े घुस जाते हैं सीबीडी में, पैरासाइट्स, कास्ट बन जाती है। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं, तो ये सब जो कारण मैं बता रहा हूँ ये ल्यूमिनल कारण है, उसके अंदर नली के कारण है। कुछ प्रकार के कैंसर्स होते हैं जो हमारी नली को रुकावट करते हैं, स्पेशली गॉल ब्लैडर का कैंसर, स्पेशली पैनक्रियास का कैंसर जो नीचे नली को ब्लॉक करता है। एक नली का ही कोलेंजियोकार्सिनोमा एक है जो कि नली को ही ब्लॉक करता है। ये सब हमारे कारण थे। दूसरा हमें ये देखना है कि इन ट्यूमर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट कारण होता है वो होता है कई प्रकार की इंजरीज होना। जैसे कि नली को हम लोग जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है तो कभी कभी तकनीकी कारणों की वजह से इंजरी हो जाती है। तीसरा एड्स, कोलेंजियोपैथी और कुछ अन्य बीमारियां, रेयर बीमारियां होती है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। तो ये सब हमारे कारण है नहीं तो रुकावट के। अब रुकावट के बाद हमें ये देखना है कि हम इस रुकावट को जानने के लिए क्या क्या टेस्ट करें और रुकावट को फिर ठीक कैसे करें। ये जो रुकावटी पीलिया होता है इसका महत्व ये है कि ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक रुकावट नहीं हटेगी पित्त का फ्लो नहीं आएगा, पीलिया ठीक ठीक नहीं होगा। जितनी भी दवाई करा लो, कोई भी दवाई करा लो, तो रुकावटी पीलिया जब तक रुकावट ना हटाई जाए नहीं ठीक होगा। तो पहले हम इनसे इसमें क्या बेसिक जांच, एक अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन होती है जो हर जगह अवेलेबल होती है, जो हमें दिखा सकती है कि सीबीडी में स्टोन 50% लोगों में दिखा सकती है, और अगर सीबीडी की नली डायलेटेड है तो उसमें सब 75% में। तो ये एक बेसिक टेस्ट हर जगह ये भी दिखा सकती है कि हमारे लिवर की नलियां भी चौड़ी हो गई है कि नहीं, जिसे हम इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल डायलिटेशन कहते हैं। दूसरा टेस्ट सीटी स्कैन होता है जो हमें पैनक्रियास के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, आसपास के बीमारी में क्या क्या चल रहा है, वहाँ गांठें हैं कि नहीं, ट्यूमर है कि नहीं, उस सब के बारे में अच्छा बताता है। तीसरा एमआरसीपी अवेलेबल है जो हमें डक्ट्स की एनाटॉमी बताता है, और हमें आगे क्या सर्जरी या क्या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करना है, कहाँ पे एग्जैक्ट रुकावट है वो बताता है। लेकिन इसकी भी ये लिमिटेशन है कि एक एमआरआई मशीन में करवाने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, और नीचे भाग की नली जो होती है वहां पे कुछ बीमारियां मिस हो सकती है। आजकल पिछले 10 सालों में एक नई टेक्नोलॉजी आई है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जो हम लोग करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। इसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन एंडोस्कोपी के साथ जुड़ी होती है, तो हम वहां जाते हैं छोटी आंत में सेकंड भाग में और देखते हैं। तो ये देखा गया है कि सीबीडी स्टोन की जो संभावना है 99.9% अगर पकड़ने की क्षमता रखता है, तो छोटे से छोटा स्टोन भी दिख जाता है, पूरी नली दिख जाती है, जहां खत्म हो रही है वो दिख जाता है, लिवर तक अच्छा दिख जाता है। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से कई बीमारियां हम लोग को आसान। और दूसरा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो हमें टिश्यू डायग्नोसिस देता है कि ट्यूमर है तो कौन सा ट्यूमर है, लिम्फोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा।
अगर कभी कभी टीबी जैसी बीमारी, लिम्फोमा या ट्यूमर जैसी लगती है तो टीबी इन्फेक्शन बता देता है। बायोप्सी ले सकते हैं इस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से, जो कि ये बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में। तीसरा, कभी कभी हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए अब नई टेक्निक्स आ गई हैं बिलियरी ड्रेनेज की। जब हम नहीं खोल पाते नॉर्मल तरीके से तो इससे खोला जाता है। तो खोलने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है वो है ERCP। ERCP एक होता है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्टोग्राफी। इसमें एक साइड विंग एंडोस्कोप जो होता है वो हम डालते हैं, छोटी आंत के सेकंड भाग तक जाते हैं और फिर नली के अंदर कैनुलेट करते हैं। और नली के अंदर कैनुलेट करने के बाद हम चेक करते हैं कि उसमें क्या रुकावट है, कहाँ रुकावट है। पत्थर निकाल देते हैं, रुकावट को चौड़ा कर देते हैं और स्टेंट्स डाल देते हैं जिससे कि पित्त का बहाव सही रहे। तो एंडोस्कोपिक ERCP एक थेरेपेटिक मोडेलिटी है आज के जमाने में। जब हमें पता हो क्यों रुकावट है, कहाँ रुकावट है, तो हम उसे खोलते हैं। दूसरा, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड द्वारा भी बिलियरी ड्रेनेजेस आज पॉसिबल है, जहाँ पे ERCP टेक्निकली कारणों के कारण नहीं संभव होता है। तो एक कई प्रोसीजर्स आए, HGS, CDS, एंटीग्रेट, रेंडोवू, तो वो US गाइडेड बिलियरी ड्रेनेज। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर रुकावटी पीलिया है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर ज्यादा देर तक रुकावट रहा तो उसे रीनल फेलियर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, उसके न्यूट्रिशन कम हो सकता है। और अगर हमें रुकावटी पीलिया में दो इंपॉर्टेंट भाग है, रुकावट किस भाग में है ये हमें पता होना चाहिए, रुकावट क्यों है, ट्यूमर, कैंसर से, इन्फेक्शन से, स्ट्रक्चर से, और फिर रुकावट का उपचार करना है एंडो से। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो हम रुकावटी पीलिया को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू।